तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग। तो आज हम बात करने आए हैं ऑल इंडिया रैंक वन। ऑल इंडिया रैंक वन हर साल हर इंस्टीट्यूट हर स्टूडेंट हर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर ऑल इंडिया रैंक वन आपके अंदर है और ऑल इंडिया रैंक आप ला सकते हो तो आपकी मैं कहता हूँ आप वाहवाही लूट लोगे। देश दुनिया और हर कोचिंग संस्थान की नज़रों में आप रहोगे। जिस भी कोचिंग संस्थान की आज के टाइम में ऑल इंडिया रैंक वन आ जाती है तो वो कोचिंग संस्थान ऐसा कोचिंग संस्थान बन जाता है जिस कोचिंग संस्थान से बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोगों को उम्मीदें होती हैं और वहाँ उसका कोचिंग संस्थान का कारोबार लाखों गुना बढ़ जाता है। तो ये है ऑल इंडिया रैंक वन। तो आज मैं बताऊंगा कि ऑल इंडिया रैंक वन कैसे लाएं, क्या अप्रोचेस लगाएं, क्या करें, ऐसा क्यों करें और किस समय पर हमको क्या करना चाहिए। तो हमको ऐसा क्या करना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा ऑल इंडिया रैंक वन अगर आपको लाना है 10th और 12th क्लास में या किसी भी एग्ज़ाम में फोड़ना है तो सबसे पहले आप देखेंगे। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको 10th और 12th की, फिर मैं बताऊंगा आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 10th एंड 12th यानी 10th और 12th क्लास की। सेकेंड पेज में मैं बात करूंगा कंपटीशन एग्ज़ाम की। कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी भारत में कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स होते हैं आपने देखा होगा, नीट होता है, जेई मेंस, जेई एडवांस, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज और वहाँ के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 10th और 12th की बात करें तो सबसे पहले जो मेन बेसिक चीज़ होता है वो होता है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। तो यानी ये भारत सरकार की एक अपनी इकाई है, यानी भारत सरकार इसकी बुक जारी करती है और ये शिक्षा मंत्रालय इसकी सारी देख रेख करता है। तो वो ही है हमारा एनसीईआरटी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो एनसीईआरटी को रिवाइज करो। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है तो मैं आपको बताऊं। एनसीईआरटी को 3 फेजेज में करो। कितने फेजेज में? 3 फेजेज। सबसे पहला फेज अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर्मूले। एनसीईआरटी के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले लर्न होने आपके जरूरी हैं। सेकंड टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं तो वो है एग्जाम्पल्स। क्या है? एग्जाम्पल्स। क्या है? एग्जाम्पल। और थर्ड की टॉपिक की बात करूं तो मैं क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन पार्ट में भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले एमसीक्यू और दूसरे पॉइंट पर है लॉन्ग क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन? तो लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें एमसीक्यूज को बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि एमसीक्यू आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हैं वो कहाँ कटेंगे? तो वो कटेंगे एमसीक्यूज पर। कहाँ कटेंगे? तो एमसीक्यूज पर कटेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो एनसीईआरटी को पढ़ना है सबसे पहले एनसीईआरटी को सॉल्व कर लो कंप्लीटली। फिर सेकंड जो पार्ट आता है, अगर आपने एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है? पीवाईक्यू। आपको क्या करना है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कब करना है? तो क्या करना है पीवाईक्यू में? 10 ईयर्स। क्या करना है? 10 ईयर्स यानी पिछले 10 सालों में जितने भी उस टॉपिक से वहां से जितने भी क्वेश्चन बने सारे क्वेश्चंस को एक बार कर लो। सारे क्वेश्चंस को कर लो और उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सबको कर लो। तो पीवाईक्यू मतलब आपने पीवाईक्यू कर लिए तो समझ लेना आपकी तैयारी एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी होगी। कहाँ पहुंच जाएगी? तो एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगी। अब सबसे जो मेन बात आती है कि आप एनालिसिस कैसे करते हो, कि लास्ट ईयर का जो पेपर है उसका आप एनालिसिस कैसे करोगे। एनालाइज करने के भी बहुत तरीके होते हैं। एक तो होता है कि सॉल्व करना, एक होता है सॉल्व करना। किसी भी चीज़ को मैंने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने क्या किया। सबसे पहले एनालाइज करने का जो मतलब होता है, एनालाइज का मतलब होता है कि अगर उस टॉपिक से फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन बना तो मेरे से गलत नहीं होगा। इसको कहते हैं बेटर एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ टॉपिक को पढ़ा और टॉपिक को पढ़ने के बाद और उसको छोड़ दिया, तो ऐसे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एनालिसिस का मतलब है जिस टॉपिक को आपने पढ़ा वो टॉपिक दोबारा उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठ जाए, उस क्वेश्चन को आपको तोड़ना ही तोड़ना है, यानी उसको भटकाना ही भटकाना है। अगर आपने उसको भटका दिया तो समझ लेना कि आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता। और सबसे मेन बात मैं कहता हूँ,
एक ही चीज़ है, अगर आपको 100 लाना है, स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100 सभी सब्जेक्ट में, तो एमसीक्यूज पर ज़्यादा ध्यान दें। किस पर ज़्यादा ध्यान देना है? एमसीक्यूज पर। बड़े क्वेश्चंस, इतने हमारे क्वेश्चंस हम बड़े क्वेश्चंस में कई बार बना के भी लिख देते हैं। मैथ को छोड़कर, मैथ तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैथ में आपको पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप वैसे ही फोड़ दोगे। वैसे ही का मतलब होता है जिनको आप एमसीक्यू से अलावा जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको आप बिल्कुल बेसिक तरीके से कर लोगे। तो एमसीक्यूज पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये तो हो गई बात 10th और 12th की। आपको क्या करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी को 2 से 3 डिवाइड में पार्ट करो, फिर पीवाईक्यूज लगाओ और उसका एनालिसिस करो बार 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 बार। जितनी बार आपने अगर 10 टाइम्स इसका एनालिसिस कर लिया, 10 टाइम्स, तो आप, मैं समझ ले सकता हूँ, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लोगे। और जिसने 100 आउट ऑफ 100 ले लिए तो उसकी AIR1 भाई साहब पक्की है। कैसी हो जाएगी? तो AIR1 यानी पक्की है, उसकी AIR1 पक्की है। क्या है? AIR1 पक्की। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि हमको AIR1 लेनी है, तो कंपटीशन में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट को देखो, आपके कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लो। मैं कहता हूँ एक तरफ आपका, अगर आपको AIR1 लानी है और सिलेक्शन भी लेना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? मैं कहता हूँ कि किताबों से ज़्यादा मोह माया मत रखो। अगर आपने किताबों से ज़्यादा मोह माया रखा तो आप सिलेबस कंप्लीट करने में ही 1 से 1.5 साल ले जाओगे। लेकिन आपको जल्दी से तैयारी करनी है। आपको 2 फेजेस में बताऊंगा। अगर आपको बुक्स पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन में टाइम लगेगा। बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा और आप AIR1 बुक्स से ही ला सकते हो। लेकिन अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ ब्लेंडर में आपको बताऊंगा, वो है मॉक टेस्ट। क्या है? मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट आप लगाओगे उतनी ही, मैं कहता हूँ, सिलेक्शन आपका जल्दी होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करी, 300 मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं? 300 मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं? 300 मॉक टेस्ट लगा दो। कितने मॉक टेस्ट लगा दो? 300। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। क्या होगा? डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। यानी 300 मॉक टेस्ट आपने लगा दिए, और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है उनका, अगर आपने लगाने के बाद एनालिसिस भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका क्या कारण है, वो कारण भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 300 मॉक टेस्ट और उनका एनालिसिस। 300 मॉक टेस्ट, मैं मानता हूं कि एक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और आपने कितने मॉक टेस्ट लगा दिए? तो आपने 300 मॉक टेस्ट लगा दिए। कितने लगा दिए? तो 300 यानी 100 इंटू में 300, तो कितने क्वेश्चन टोटल बने? तो यानी 30,000 क्वेश्चन। और मैं मानता हूँ SSC की फील्ड में अब तक 3,000 क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए होंगे। तो 3,000 क्वेश्चंस का मतलब है आपका सिलेक्शन पक्का है। तो यही मैं इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको AIR1 लाना है तो बेसिक चीज़ों को पढ़ो, बेसिक चीज़ों को रिवाइज करो। किसी भी फील्ड में आप AIR1 ला सकते हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।